अभी हम लोग स्टार्ट करें 2021 का इकोनॉमिक्स पेपर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन है आपके गवर्नर पे, आरबीआई के, और उसके अपॉइंटमेंट पे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है, सर्टन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। याद रखिएगा सर, कॉन्स्टिट्यूशन में आरबीआई को कोई भी पावर नहीं दे रखी है। सेकंड स्टेटमेंट जैसे ही आप कैंसिल करेंगे, 2 यहाँ से हट जाएगा, 2 यहाँ से भी हट जाएगा, 2 यहाँ से भी हट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3 ओनली। गवर्नर का जितना भी पावर होता है आरबीआई का, वो आता है आरबीआई एक्ट से, और ये आरबीआई एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया है, या फिर आप कह सकते हैं आरबीआई जब 1934 में बना था उस टाइम जो एक्ट था वहाँ से आरबीआई अपने पूरे पावर डिराइव करता है। पहला स्टेटमेंट राइट है। गवर्नर आरबीआई का जो होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, रीअपॉइंटमेंट कर सकती है। शक्तिकांत दास जो है, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। आरबीआई का जो गवर्नर है ये 3 ईयर्स के लिए सिलेक्ट होता है। ये क्वेश्चन है प्रॉपर आरबीआई। सबसे पहले कुछ की पॉइंट दे रखा है, आरबीआई गवर्नर अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ इंडिया फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड, और ये फिक्स टाइम पीरियड कितना होता है, 3 ईयर्स। इसको चाहे तो फ्यूचर में चेंज भी किया जा सकता है। आरबीआई कहाँ से इस्टेब्लिश हुआ था, अप्रैल 1, 1935 को, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, जो एक्ट हमने अभी देखा। याद रखिए आरबीआई इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। हेंस नथिंग इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट गिव सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शन टू आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट दे रखा है, गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसी को सीईओ भी कहा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसका चेयरमैन भी हो जाएगा ये। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट। अगर कहीं पे लिखा है एक्स ऑफिशियो, उसका मतलब बाय डिफॉल्ट जो आरबीआई का गवर्नर रहेगा वो नेक्स्ट बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बन जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। नेक्स्ट दे रखा है, गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज इट्स पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट। कौन सा आरबीआई एक्ट, यही वाला 1934 वाला। अब कुछ पावर और फंक्शन दे रखे आरबीआई गवर्नर के। सबसे पहला, द आरबीआई गवर्नर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी। इंडिया में महंगाई कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई का गवर्नर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। नेक्स्ट, ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई की जो भी पॉलिसीज है वो यही फॉर्मुलेट करेंगे। ऑल्सो ही हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू लाइसेंस टू ओपन न्यू फॉरेन एंड प्राइवेट बैंक। कल को अगर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक कोई भी नया ब्रांच ओपन करना चाहता है या कोई फॉरेन बैंक है, तो इसको परमिशन कौन देगा, आरबीआई का गवर्नर ही। उसके बाद, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द नेशन इज रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड ही ओनली सेट्स द पैरामीटर विच इन द होन फाइनेंशियल सिस्टम फंक्शन। इंडिया में जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो एज पर आरबीआई डिस्क्रिप्शन चलता है। लास्ट में गवर्नर के पास एक और पावर है कि वो एक्सटर्नल ट्रेड को भी मैनेज कर पाए और मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया विच कम्स अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इसी का फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है फीमा। फीमा के अंदर क्या होता है, आरबीआई के पास पावर है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल कर पाए। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है, अभी मान लीजिए इंडिया में डॉलर जो है वो बहुत कम है, तो रुपीज़ की वैल्यू क्या होगी, गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। मतलब $1 का मतलब पहले होता था 30 रुपीज़, तो अब क्योंकि डॉलर कम हो गए, $1 का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपीज़ 30 से। अब आरबीआई गवर्नर क्या कर सकता है, इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। कैसे, वो मार्केट में ना डॉलर की वैल्यू बढ़ा देगा। द मोमेंट डॉलर की वैल्यू बढ़ा देगा, वापस $1 आ जाएगा 30 रुपीज़ के बराबर। ये आरबीआई का गवर्नर कैसे कर सकता है, आरबीआई गवर्नर के पास ना कुछ फॉरेन रिजर्व होते हैं। फॉरेन रिजर्व मतलब यही डॉलर्स। ये जब चाहे आरबीआई का गवर्नर ये फॉरेन रिजर्व को मार्केट में डाल देगा, क्योंकि मार्केट में डालने से डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली अपने वैल्यू पे आ जाएगी। दिस वॉज ऑल अबाउट गवर्नर। याद रखिएगा गवर्नर के बाद एक पर्सन होता है डेप्यूटी गवर्नर। आरबीआई में राइट नाउ 4 डेप्यूटी गवर्नर है। डेप्यूटी गवर्नर आपको बनना है, इसके लिए एक एग्जाम होता है आरबीआई का, दैट इज ग्रेड बी। जबकि जो गवर्नर होता है ये आईएएस ऑफिसर रहता है इंडिया का। जो भी आईएएस ऑफिसर रहेगा, अब तक तो आईएएस ऑफिसर ही है, गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को भी अपॉइंट कर सकता है। इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी एक सर्विसेज है, वहाँ से भी ले सकता है। बट गवर्नर तक आज तक एक ही इंसान है जो आरबीआई ग्रेड बी से गवर्नर तक पहुँचा है। हाईएस्ट पोजीशन डेप्यूटी गवर्नर तक है। आरबीआई ग्रेड बी आरबीआई का ग्रेटेस्ट एग्जाम है। इसके नीचे फिर अलग अलग पोजीशन होते हैं। डेप्यूटी गवर्नर के नीचे फिर जीएम रहेगा, मैनेजर रहेगा।
ये होता है आरबीआई का फंक्शनिंग। नेक्स्ट आता है कैजुअल वर्कर पे क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ यू कैन से ट्रेड या फिर एक्ट्स विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर। कैजुअल वर्कर मतलब जो फुल टाइम मेंबर नहीं है, अभी कुछ दिन के लिए मेंबर बना है, पार्ट टाइम मेंबर है। विथ रेफरेंस टू कैजुअल मेंबर एम्प्लॉयड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये एक्चुअली रॉन्ग है। सभी कैजुअल वर्कर को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज नहीं दिया जाता है, इसकी एक कंडीशन है। पूरी कैजुअल वर्कर को जो कंडीशन मीट करते हैं उनको ईपीएफओ दिया जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कवरेज क्या होता है? पीएफ, जो आपकी सैलरी से कटता है। नेक्स्ट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर एंड ओवर टाइम पेमेंट। यस। और थर्ड है, गवर्नमेंट कैन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टैब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। इसका मतलब है गवर्नमेंट कल को ये कह सकता है कि सभी कंपनी को या कोई भी इंडस्ट्री को सैलरी अगर देना है तो इसी बैंक अकाउंट से दिया जा सकता है। यस, ये भी गवर्नमेंट कर सकता है। 2 और 3 राइट होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली। अभी ये जो हमने मानना है, मतलब इस क्वेश्चन पे डिबेट हुआ था, बट यूपीएससी ने जब फाइनली आंसर की दिया तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है एज पर यूपीएससी आंसर की स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। पहले प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले एम्प्लॉय का मतलब दिया है। एम्प्लॉय मतलब वो एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क, मैनुअल हो या फिर अदरवाइज, और इन कनेक्शन विद द वर्क, हु गेट्स हिज वेजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की डेफिनेशन दी है, ऐसा कोई एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो मैनुअली मतलब हैंड जॉब कर रहा है, या फिर कोई और मतलब कंप्यूटराइज वर्क कर रहा है, या फिर कोई और इस्टेब्लिशमेंट काम कर रहा है, एंड उसकी सैलरी जो है वो उसको डायरेक्टली मिल रही है या फिर इनडायरेक्टली उसी एम्प्लॉयर से मिल रही है, तो वो हो जाएगा वहाँ का एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन कौन इंक्लूड कर सकता है? एम्प्लॉयड बाय थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है या फिर अगर वो किसी और कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के थ्रू आया तो अगेन इज एम्प्लॉयड। नेक्स्ट, एंगेजमेंट दे रखा है, एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस, नॉट बीइंग एन अप्रेंटिस अंडर, ये याद नहीं रखना है। ये सब हमारा जो मेन पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ऑल कैजुअल टेम्पोररी वर्कमैन आर टू बी कवर्ड, द स्टेटमेंट इज वेग। यहाँ पे लिखा हुआ है सभी लोग ईपीएफओ में कवर्ड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम। एक्चुअली इसका जो मेन प्रोविजन है वो ये कहता है, शायद नहीं दे रखा है इसमें 1 का, बस इतना दे रखा है कि सभी एम्प्लॉयड नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो लोग जिनकी सैलरी 15,000 या उससे अबाव हो उन पे लगता है पहला वाला केस, दैट इज प्रोविडेंट फंड। पीएफ उन्हीं का कटेगा जिनकी सैलरी मिनिमम 15,000 या फिर उससे अबाव हो, तभी पीएफ गवर्नमेंट काटेगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस सेंट्रल रूल 1950, जो ये रूल है कि कितना घंटा काम करना चाहिए, मिनिमम वेज रूल 1950, व्हेन अ वर्कर वर्क्स इन एन कंपनी फॉर मोर देन 9 आवर्स on day or for more than 48 hours in any week, he shall respect on overtime। मतलब अगर कोई इंसान एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम करे या फिर पूरे हफ्ते में 6 दिन होते हैं, अगर वो 6 दिन में मतलब संडे ऑफ लेके 6 दिन में अगर वो 48 आवर्स से ज़्यादा काम करे तो उसके बाद जितने भी आवर्स हैं उसको ओवरटाइम मिलेगा। अगर वो एग्रीकल्चर में काम करता है वो पर्सन एट 1.5 times द ऑर्डिनरी रेट ऑफ, अगर एग्रीकल्चर में काम कर रहा है तो उसको कितना ओवर टाइम मिलेगा? एक दिन के सैलरी का 1.5 गुना। अगर वही इंसान किसी इंडस्ट्री में काम करता है तो उसको सैलरी का डबल मिलेगा ओवर टाइम के लिए। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के थ्रू कि वो चाहे तो किसी कंपनी को ये मैंडेटरी कर सकता है कि वो सैलरी सिर्फ चेक से दे या फिर बैंक अकाउंट में दे ही उस पर्सन के। ये एक अच्छा स्टेप है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये कर सकता है, इसलिए थर्ड भी राइट होगा आपका। आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके कोर बैंकिंग से, ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन। जब कंट्री में रिसेशन आएगा तो इसमें से कौन सा कदम उठाया जाता है या फिर उठाया जा सकता है? सबसे पहले, कट इन द टैक्स रेट accompanied by increase in the interest rate। सेकेंड, increase in the expenditure on public projects। तीसरा, increase in tax rate accompanied by reduction of interest rate। और चौथा कह रहा है reduction of expenditure on public project। सबसे पहले समझते हैं रिसेशन क्या होता है। रिसेशन का मतलब होता है
इन शॉर्ट आप समझ लीजिए जो कोरोना का टाइम था, जब ग्रोथ रेट आपका नेगेटिव हो जाए, जब आपका ग्रोथ रेट कम हो जाए, जब मार्केट में जॉब्स नहीं हो, जब सोसाइटी में महंगाई एकदम कम हो, मतलब इन्फ्लेशन भी नहीं हो, बहुत कम लेवल का इन्फ्लेशन हो, उस टाइम पे रिसेशन आ जाता है। रिसेशन में कोई ग्रोथ नहीं होता है, आपको नया कुछ दिखेगा नहीं, लोगों को जॉब नहीं लगती है, सामान जो मान लीजिए ये बॉटल है, ये पहले 100 रुपये का मिलता था, अब ये 80 रुपये का मिल रहा है, उल्टा सस्ते में मिल रहा है ये। दिस इज़ नोन एज रिसेशन। तो ये कह रहा है रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट कौन सा ऐसा काम करती है, सबसे पहले टैक्स रेट अगर कम करेगी, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, बट बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट बढ़ा देगी, द मोमेंट गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो रिसेशन और बढ़ जाएगा। कैसे? इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, अब आप लोन नहीं ले सकते, क्योंकि पहले आपका इंटरेस्ट कितना था, 8% पे लोन मिल रहा था, अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो 12% में मिलेगा। अगर 12% पे लोन मिल रहा है तो लोग और लोन नहीं लेंगे, रिसेशन बढ़ जाएगा। तो पहला वाला तो नहीं होगा। सेकेंड कह रहा है इंक्रीज इन टैक्स रेट अकम्पनीड बाय रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब ये कह रहा है टैक्स रेट बढ़ा देंगे हम, बट इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे तो ठीक है, बट अगर आप टैक्स रेट को बढ़ा दोगे, जैसे पहले आप लोगों को कह रहे थे 5% टैक्स देना पड़ेगा, अब आप लोगों से 10% टैक्स ले रहे हो, लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, क्योंकि लोगों के पास कम पैसा आएगा, वो कम खर्चा करेंगे, वापस रिसेशन आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। अगर गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट पे भी कम खर्चा करेगी तो गवर्नमेंट पैसा कम डालेगी मार्केट में, क्योंकि पैसा कम डालेगी, मार्केट में कम पैसा है तो रिसेशन वापस स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। जब मार्केट में रिसेशन आता है तो गवर्नमेंट अपने जेब से और खर्चा करती है, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्कीम अनाउंस करेगी, आप देखोगे गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम करती है जिससे मार्केट में पैसा बढ़े, पैसा बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट बोल देगा कि हम 4 नए एम्स बना रहे हैं। अब एम्स बनाने से क्या होगा, क्योंकि नए नए एम्स बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो वो और खर्चा करेंगे। जैसे मैं अभी बेरोजगार था, क्योंकि एम्स बन रहा है, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर की तरह मुझे जॉब मिलेगा, हर महीने मुझे 15,000 आएंगे, तो मैं खर्चा तो करूँगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिससे जॉब इंक्रीज हो जाए। द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट। ये दे रखा है रिसेशन के बारे में। रिसेशन क्या होता है, जब आपके जीडीपी में डिक्लाइन हो जाए फॉर 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। इंडिया में जो जीडीपी है वो क्वार्टर्स में मेजर होता है। अब क्वार्टर क्या होता है, मान लीजिए 12 महीने है, 12 महीने को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स, जैसे जनवरी टू मार्च ये हो जाएगा एक क्वार्टर। तो हम हर क्वार्टर में जीडीपी को मेजर करते हैं। अब अगर लगातार 3 क्वार्टर में, मतलब जनवरी से फरवरी, जनवरी से मार्च, अप्रैल से मई, नहीं अप्रैल से जून हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर लगातार जनवरी से सितंबर तक जीडीपी आपका कम हो रहा हो तो हम कहेंगे इंडिया में रिसेशन आ गया है। रिसेशन में क्या क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट आर अ कॉज ऑफ रिसेशन। जैसा कि हमने देखा, जब इंटरेस्ट रेट बहुत महंगा होता है, इंटरेस्ट रेट हाई होने से रिसेशन कैसे आएगा, इंटरेस्ट रेट महंगा है, आप लोन नहीं ले सकते, क्योंकि आप लोन नहीं लेंगे, आपके हाथ में पैसा नहीं है, आपके हाथ में पैसा नहीं है तो आप खर्च नहीं कर पाएंगे। तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से रिसेशन होगा, जिसके वजह से द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू इन्वेस्ट कम हो जाता है। हेंस स्टेटमेंट 1 and 3 आर नॉट करेक्ट। क्यों? 1 and 3 में आप क्या कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देने, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा, इनडायरेक्टली रिसेशन और बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन के बारे में फिर दे रखा है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब सामान के प्राइजेस में इंक्रीज हो जाए ओवर द टाइम। एंड इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर राइजेस जीडीपी बाय द सेम अमाउंट, अदर थिंग्स इक्वल। अब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाएंगे, अगर आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा, इंडिया का जीडीपी बढ़ेगा तो जॉब भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ेगा लोगों का। आज मान लीजिए मेरी सैलरी अगर आई है फॉर एग्जांपल, तो आज मैं सोचूंगा कि क्यों ना मैं थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करूं, मैं कोई एक मुझे टेबल चाहिए था, मैं टेबल ले लूँगा। टेबल लेने से जो टेबल सेलर है उसके हाथ में ही पैसा जाएगा, हो सकता है वो टेबल सेलर के हाथ में पैसा गया, तो इसको कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब मैं एक पर्सन हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इंडस्ट्री ने मुझे सैलरी दी, अब मेरे हाथ में जो पैसा आया, मेरे हाथ में मनी आया, ये मनी को मैं हो सकता है बैंक में डालूंगा, बैंक किसी और को लोन देगा, ये लोन से वो कुछ खरीदेगा तो सोसाइटी में पैसा बढ़ गया। दूसरा, मैं बैंक में पैसा डालने के लिए और क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ शॉपिंग करूँगा, मैं जिसके यहाँ शॉपिंग करूँगा उसके पास पैसा आएगा, वो फिर और कहीं पैसा खर्च करेगा, तो
तो मार्केट में पैसा बढ़ रहा है, इसको कहा जाता है पब्लिक, जो गवर्नमेंट कर रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट खर्चा करेगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोगों के हाथ से पैसा आगे बढ़ेगा, ये मनी मल्टीप्लायर हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट दे रखा है पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या है, क्या रोल प्ले करता है, 4 मेन रोल प्ले करता है। सबसे पहले करंट इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, इट एक्सप्रेसेस अ कोऑर्डिनेटेड इंपल्स ऑन द इकोनॉमी विच कैन बी यूज फॉर स्टेबिलाइज बिजनेस साइकिल, इन्वर्जन एंड ग्रोथ पर्पस। आपके कंट्री के बिजनेस साइकिल को स्टेबिलाइज करता है। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द पब्लिक एंडाउमेंट ऑफ गुड्स फॉर एवरीबडी। और लास्ट में, इट गिव राइज टू पॉजिटिव एक्सटर्निटीज टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एज अ होल। हेंस स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन इकोनॉमी के, आप कह सकते हैं ट्रेड से है या फिर मनी बैंकिंग फाइनेंस से है। ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज। बाकी चीज़ें हमने चेंज नहीं की है, एज इट इज़ है। जैसे कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, मार्केट डिमांड ऑफ अ गुड इंक्रीज इफ। बाकी चीज़ें अगर हमने अनचेंज रखी है बट किसी सामान का डिमांड बढ़ सकता है। कैसे? सबसे पहला, प्राइस ऑफ इट सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। अगर आपने उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस को इंक्रीज कर दिया, मतलब जैसे मान लीजिए ये चाय है और चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफ़ी। मतलब या तो आदमी चाय पिएगा या तो कॉफ़ी पिएगा। पहले केस में क्या किया, आप ये कह रहे हैं चाय की डिमांड बढ़ जाएगी अगर आपने कॉफ़ी के रेट को इंक्रीज़ कर दिया। यस, बिल्कुल सही है। अगर आपने कॉफ़ी के रेट को इंक्रीज़ कर दिया तो लोग और ज़्यादा चाय पिएंगे, क्योंकि जो पहले कॉफ़ी पीते थे वो भी अब चाय पीने पे आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली चाय की डिमांड क्या होगी? इंक्रीज़ हो गई। सेकंड कह रहा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे ब्रेड के साथ, चाय के साथ बिस्किट क्या हो गया है? कॉम्प्लीमेंट हो गया। या चाय के साथ टोस्ट क्या हो गया है? कॉम्प्लीमेंट हो गया। वो कह रहा है अगर आपने उसके कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ा दी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मतलब टोस्ट की प्राइस बढ़ा दी तो चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेकंड नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तो जहां जहां से आप सेकंड है उसको हटा दीजिए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ। फोर्थ वाला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है अगर उसकी प्राइस गिर जाएगी, अगर किसी सामान का प्राइस गिर जाएगा तो बाय डिफॉल्ट उसका ये डिमांड तो बढ़ी जाएगा, तो 4 तो होगा ही होगा। 1 और 4 इसमें भी है, 1 और 4 इसमें भी है। आपको चेक करना है क्या 3 राइट है क्या। ये कह रहा है उसका डिमांड बढ़ जाएगा अगर वो गुड एक इंफीरियर गुड है और उसका इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। मतलब इंफीरियर गुड का मतलब क्या है? जिसकी कोई वैल्यू नहीं। जैसे नमक क्या है? इंफीरियर गुड है। ये क्या कह रहा है? उसकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर लोगों की सैलरी बढ़ गई। मुझे एक बात बताइए, अगर आज किसी की सैलरी 20,000 थी और कल को किसी की सैलरी 30,000 हो गई, वो अगर 1 किलो नमक एक महीने में खाता था तो 10 किलो थोड़ी खाएगा। अब नमक तो 1 किलो ही खाएगा ना महीने में। नमक की डिमांड कैसे बढ़ जाएगी? इसीलिए थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आपकी सैलरी बढ़ने से आप ऐसा कोई नमक वाला आइटम थोड़ी बढ़ा दोगे इंक्रीमेंट। नमक तो आदमी लिमिट में ही खाएगा, इसलिए थर्ड रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4 ओनली। द आंसर इज 1 and 4। चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी उसके प्राइस पे डिपेंड करती है, इसीलिए फोर्थ वाला राइट होगा, क्योंकि वहां लिखा था फोर्थ ये प्राइस गिरा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट चेक करते हैं, इफ द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड एग्जांपल कोक इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी से केन जूस विल राइज। इसने एग्जांपल लिया है कोक और गन्ने के रस का। इसने क्या कहा, अगर मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक की प्राइस बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे? गन्ने के जूस को ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे, क्योंकि गन्ने का जूस अभी भी सस्ता है। तो इस हिसाब से अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। पहला वाला राइट है। नेक्स्ट कह रहा है अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड के बारे में बताया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या होता है? जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसने लिया है, फॉर एग्जांपल अगर कार की डिमांड में इंक्रीज हो जाएगी तो इसके हिसाब से फ्यूल का भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कहना है। बट अगर कॉम्प्लीमेंट का डिमांड गिर जाएगा तो सामने वाले का डिमांड, मतलब इसका क्या कहना है? जैसे कि ये कह रहा है फॉर सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा था प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, कि उसके कॉम्प्लीमेंट की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसने एग्जांपल दिया है। ऐसा थोड़ी है कि कार की डिमांड इंक्रीज होती है तो फ्यूल की भी डिमांड इंक्रीज होती है। मान लीजिए मैंने कार खरीद लिया, मैं चला ही नहीं रहा हूँ, इसीलिए डिमांड उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट इसने दिया इंफीरियर गुड। इंफीरियर गुड का मतलब है ऐसा सामान जो लेस डिजायरेबल है, जो आदमी लिमिट में ही कंज्यूम करता है। जैसे आलू क्या हो गया? इंफीरियर गुड हो गया। एक तो होता है इंफीरियर गुड, एक होता है सुपीरियर गुड। सुपीरियर गुड मतलब मान लीजिए टेबल है। अब टेबल आप एक बार खरीदते हैं पढ़ने के लिए, डेली थोड़ी खरीदते हैं, बट आलू क्या है? डेली खरीदते हैं आप। तो अगर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी तो ऐसा थोड़ी आप 10 किलो आलू खाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो जाता है इंफीरियर गुड, इसलिए थर्ड वाला रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट वाला है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड प्राइस
उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर उसकी प्राइस गिर जाएगी तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, ये भी राइट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 and 4 ओनली। दिस वॉज अगेन इजी क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट कर देंगे यहाँ से।